हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे पीएसयूज के बारे में, पब्लिक एंटरप्राइज के बारे में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादातर हम थ्योरीज या फिर गवर्नमेंटल एस्पेक्ट को हम जानते हैं या फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। बट पब्लिक एंटरप्राइज यानी कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी आप बोल सकते हो, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट भी आप बोल सकते हो, वो भी गवर्नमेंट का है, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो पब्लिक एंटरप्राइज बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाने वाली ऐसी एंटरप्राइज, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या कह सकते हैं ऐसी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू अर्न करने का काम करती है, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रोडक्शन में लगी हुई है। तो हम उनके बारे में बात करते हैं। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आप यूजीसी नेट के लिए या किसी और एग्जाम के लिए, पब्लिक एंटरप्राइज अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट या बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, बट बहुत टेक्निकल टॉपिक है। लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेस, क्या कुछ है, मिनी रत्न स्टेटस क्या है, नवरत्न क्या है और महारत्न क्या है, कौन सी किस में अपग्रेड करेगी, अपग्रेड करने का क्या क्राइटेरिया है। सो इट्स अ वेरी टेक्निकल टॉपिक, राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आज आपको पब्लिक एंटरप्राइज का मीनिंग बताने वाली हूँ एंड साथ ही साथ उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड जो भी लेटेस्ट अपडेट आती हैं आप उनको जरूर देखिएगा। हर एक वीडियो चैनल पे जो अपलोड किया जाता है, जो सिंसियरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर्स होते हैं उनके लिए हर एक वीडियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कोशिश कीजिए कि हर एक वीडियो जैसे अपलोड होता है आप उसको देखें और अपनी जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉलो कर पाएंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट पब्लिक एंटरप्राइजेज आर। एंटरप्राइज का मतलब तो हमें पता होता है। एंटरप्राइज मीन्स कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ मतलब कोई एजेंसी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्शन का काम कर रहा है, राइट। पब्लिक मीन्स व्हाट? पब्लिक को जो है जो पहले से जुड़े हुए उनको पता है, वैसे मैं बता देती हूँ। पब्लिक वर्ड जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट को क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ही एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो पूरी पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसीलिए पब्लिक वर्ड जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट के बिहाफ पे यूज किया जाता है। सो पब्लिक एंटरप्राइज मीन्स गवर्नमेंट ऑन्ड ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्शन के काम में लगे हुए हैं। इसमें हमें पैटर्न, रोल, परफॉर्मेंस, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, इन सब के बारे में हमें बात करनी है। सो व्हाट आर पब्लिक एंटरप्राइजेज? वो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। आप इन वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी है और हमारे यहाँ इन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए डिफरेंट एजेंसीज भी हैं, डिफरेंट जो है एंटरप्राइजेस भी हैं, राइट। तो उन सबको भी गवर्नमेंट ही माना जाता है। तो गवर्नमेंट जो है वो वाइड सेंस में यूज़ किया गया है। पब्लिक एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज हैं जो कंप्लीटली या पार्शियली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाती है या फिर जॉइंटली ऑन की जाती है बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाने वाली, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाने वाली या फिर जॉइंटली सेंट्रल एंड स्टेट के द्वारा। और किन काम में लगी हुई होती हैं ये? इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, कमर्शियल, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैविंग सेल्फ मैनेजमेंट। ये जो बाकी काम हो रहा होता है ना आपका डिपार्टमेंट का, नॉर्मल जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा होता है उससे थोड़े डिफरेंट होता है इनका स्ट्रक्चर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमारे यहाँ जो इंडिया के अंदर खास करके जितनी भी आपकी पब्लिक एंटरप्राइज है उनको 4 मेन पैटर्न के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, प्रिंसिपल फॉर्म जिसको हम बोल सकते हैं। फर्स्ट है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड है आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी एंड देन होल्डिंग कंपनी। ट्रस्ट में ये 4 चीज़ें, ये 4 जो डिफरेंट आपकी एंटिटीज़ हैं, पीएसयू के 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी। अगर इन चारों को आपने समझ लिया तो समझो कि आपने पब्लिक एंटरप्राइज का मोर देन 50% पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्म हैं, ठीक है। ये 4 मेन है बट इसके अलावा छोटे छोटे फॉर्म्स में ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएंगे, जैसे कमीशंस हैं, कंट्रोल बोर्ड्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, पब्लिक ट्रस्ट हैं एंड कमोडिटी बोर्ड है। तो इसमें हम फिर आगे हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और बाकी के जो फॉर्म्स ऑफ पीएसयूज हैं। बट इसके अलावा हम चलते हैं विकिपीडिया पेज पे और थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक एंटरप्राइज को प्रेजेंटली हम किस सेंस में समझते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, आप इसको आराम से अगर खुद भी रीड करना चाहें तो गो टू द विकिपीडिया पेज, वहाँ पे आपको एक जनरल ओवरव्यू डेफिनेटली मिल जाता है।
सो पीएसयू या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑन एंटरप्राइज होती है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑन, जिसमें 50% या उससे कहीं ज़्यादा, 50% मिनिमम है, 51% या उससे कहीं ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या उनका जो जॉइंट वेंचर होता है। जॉइंट वेंचर मीन्स कि दोनों मिल करके, कुछ पोर्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट का है, कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कंट्रोल करती हैं वो। तो मल्टीपल पीएसयूज हमारे पास हैं। अगर हम इनको ऑनरशिप के हिसाब से डिवाइड करें तो सेंट्रल पीएसयू और कौन सी स्टेट पीएसयू में बन जाएंगी, ठीक है, सेंट्रल पीएसयू और स्टेट पीएसयू के अंदर। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, आपका होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, होल्डिंग कंपनी है, एंड आपका डिपार्टमेंटली रन कंपनीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीएसयू के अंदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को भी एक फॉर्म माना गया है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। पीएसयू को मेनली अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सीपीएससी एंड एसपीएससी या पब्लिक सेक्टर बैंक को भी, जो आप एसबीआई, पीएनबी और बाकी जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाने वाले बैंक है उसको भी इसको कैटेगरी मान लिया गया है। बट वी डोंट हैव एनी क्राइटेरिया कि क्या कुछ है, बट इतना आपको विकिपीडिया पे से आइडिया हो जाएगा क्लासिफिकेशन का। ये क्लासिफिकेशन ऐसे रिजिड नहीं है कि आपको यही एग्जैक्टली कहीं पे लिख करके आना, नहीं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इससे आपका जो आगे आने वाले टॉपिक होंगे उनको समझने में हेल्प मिलेगी आपको। सो सीपीएससी को फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग है उनको आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। ध्यान रखिएगा, रिसेंटली गवर्नमेंट जो है, अभी पिछले 5-7 सालों में गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि जो पीएसयूज हैं उनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल कम से कम हो ताकि वो और भी अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2 उसमें डिवाइड किया था, स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में क्या किया था कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर मीन्स जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखे थे, और जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है धीरे धीरे उनको लिबरलाइज करना या कह सकते हैं उनका निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। एक और क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है यहाँ पर सीपीएससी को डिवाइड करने का, वो है महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कैटेगरी का। महारत्न, मिनी रत्न और कौन सा आपका महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, 3 हैं, ये 3 क्राइटेरिया जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। सो यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इंडिया जो है, हमें पीएससी की जरूरत पड़ती क्यों है, लाइक क्यों हमें, इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया ये मॉडल। देखिए, गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए इन ए सोसाइटी, ये हमेशा से एक डिबेट का टॉपिक रहा है। हर एक कंट्री का अपना खुद का व्यू है इसको लेकर के। अगर कंट्री बहुत कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाली है, लाइक यूएसए वगैरह है, उनका ये मानना होता है कि गवर्नमेंट का कम से कम रोल होना चाहिए, इंडिविजुअल प्रायोरिटी ज़्यादा, इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो लोग, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो आगे आएंगी, वो हर इंसान को जो है सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड कराएंगी। दूसरी तरफ जो सोशलिस्ट कंट्री है उनका ये मानना है कि प्राइवेट कंपनीज की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है, पैसा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, कुछ लोगों के हाथ में चला जाता है, जो सोसाइटी के ओवरऑल वेलबींग के लिए गलत है। इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को सारा पैसा इकट्ठा करके और अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये सोशलिस्ट इंटरप्रिटेशन है। इसका थोड़ा सा और एक्सट्रीम जो है वो मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन होता है, कम्युनिज्म जिसको हम बोलते हैं। सो इसका एक मिक्स्ड अप्रोच भी है। मिक्स्ड अप्रोच क्या है, मिक्स्ड अप्रोच में ये चीज़ चलती है कि जिन एरियाज़ में गवर्नमेंट मतलब जिन एरियाज़ में प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, ठीक है, जिन एरियाज़ में प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है उन एरियाज़ को अलाउ कर दो प्राइवेट सेक्टर के लिए। और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है या बहुत रिस्की काम होता है, उन या फिर आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो है आप गवर्नमेंट के पास रहने दो। ये मिक्स्ड अप्रोच है और इसी चीज़ के चलते हुए पीएसयूज जो हैं वो क्रिएट करी गई थी, ठीक है जी। सो जैसे ही हमें आज़ादी मिली 1947 के अंदर, हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हमारे पास जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उस टाइम पे वो बहुत कमज़ोर थी एंड वी नीड अ डिफरेंट अप्रोच। तो हमने 1956 में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को अपनाया और 56 के दौरान हम सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर जा चुके थे। अगर आप फर्स्ट टाइम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सो मैं बता देती हूँ आपको 5 ईयर प्लान क्या है। इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाए थे, ठीक है। टोटल 12 5 ईयर प्लान्स थे, 2017 तक ये चले थे। उसके बाद में नीति आयोग आ चुका था, तो अब नीति आयोग के जो हैं वो 3 ईयर्स 15 ईयर्स एजेंडा और उनके गोल्स होते हैं।
तो ये सेकेंड 5 ईयर जो है वो माना जाता है कि कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो सेकेंड 5 ईयर के दौरान जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 को इस्टेब्लिश किया गया था या फॉलो किया गया था बेसिकली। और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंदर पीएसयू का जो फ्रेमवर्क था कि पीएसयू को कैसे ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए, कैसे उनको काम कैसे करेंगी, वो उनके स्ट्रक्चर को लेकर के इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करी गई थी। सो गवर्नमेंट ने इनिशियली फोकस किया था स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पे, जैसे कि कम्युनिकेशन है, इरिगेशन है, केमिकल्स, हैवी इंडस्ट्रीज। और उसके बाद में 1960s का जो टाइम पीरियड था, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, उनको नेशनलाइज करना स्टार्ट कर दिया। नेशनलाइजेशन अपोजिट टर्म है प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसका हम किसको दे देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। अगर हम इसका रिवर्स करें कि प्राइवेट था उसको गवर्नमेंट का बना दिया, दिस इज नोन एज नेशनलाइजेशन। तो अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है वहां पर ये टर्म बहुत बार यूज हुई है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। 2 बार किए गए थे, 1980s में और 1960s के अंदर। सो 1960s में और ये जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, इन सब को जो है फोकस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। एंड धीरे धीरे पीएसयू ने इन सारी चीज़ों के अलावा भी कंज्यूमर गुड्स तक वो फोकस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, तो उनका मेन फोकस था, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म वाली पॉलिसी नहीं अपना ली थी 1991 के अंदर, तब तक जितना भी आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है या जो आपका कमर्शियल काम है वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया गया था। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा था। 1991 के बाद में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिलती है एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो काम करना स्टार्ट करता है। 1951 में अगर आप देखें तो सिर्फ 5 पीएसयूज थे। ठीक है, 1951 में, दिस इज इम्पॉर्टेंट। 1951 के अंदर 5 पीएसयू थी और 2021 तक जो है वो पीएसयूज का नंबर बढ़ के 365 हो चुका है। आई मीन डेटा पुराना है बट हमारे पास यही डेटा अवेलेबल है। 2021 तक आते आते 365 पीएसयूज जो है वो हमारे पास हैं। तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो, सारा जो फिगर है आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जा करके भी आराम से आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो ये आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं फिर आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की एंड देन डिफरेंट जो हमारे क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है उनके बारे में हम बात करते हैं। हियर यू कैन सी टॉप प्रॉफिट मेकिंग सीपीएससी के बारे में। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, एनर्जी सेक्टर के अंदर लाइक ऑयल में, आपके पावर के अंदर या फिर पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं। हे यू कैन सी ओएनजीसी जो है वो कितना है, 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो इसका टोटल प्रॉफिट में कितना शेयर है, 15.27% है। आपका IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 24,000 है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका 17,000 करोड़ के आसपास है, राइट। तो ये 10 हैं, ये आप देख सकते हो। इनका जो टोटल है वो 1,60,000 से भी ज़्यादा है पीएसयू का। ओके, और लॉस मेकिंग का भी आप देख सकते हो। बीएसएनएल कितना ज़्यादा लॉस में चल रही है फिलहाल। बीएसएनएल एक ज़माना था जब बीएसएनएल के जो डिस्ट्रिक्ट हेड होते थे उनकी बहुत मतलब रेपुटेशन जो बहुत वो होती थी, और अब आप देख सकते हो कि कितना लॉस में चल रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, दे वर नॉट एबल टू कम्पीट विद द प्राइवेट प्लेयर्स। तो देख सकते हो शेयर सबसे ज़्यादा बीएसएनएल का है, देन एमटीएनएल सेकंड नंबर पे है। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड, एयर इंडिया को अभी तो फिलहाल बेच दिया गया है बट उसकी कुछ जो होल्डिंग कंपनीज हैं उनमें लॉस है। देन ईस्टर्न कोलफील्ड्स हैं और बाकी सीपीएससी है। सो यू कैन रिमेंबर दोज टाइप्स। छोटे छोटे फैक्ट्स चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एंड ये आपकी कुछ है, आप ये जो लिस्ट है महारत्न सीपीएससी को, इसकी ज़रूर पढ़िएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। विल ट्राई टू कवर दिस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9896859767 पे। ठीक है, बाकी आपको सारी डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।